बच्चा लोग। आज मैं आप सब लोगों को सिखाने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना ज़रूरी है। चाहे आईटी जैम हो, जीई हो, सीएसआर नेट हो या कोई भी एग्जाम, केमिकल काइनेटिक्स के बिना अधूरा है। तो आज मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने सिलेबस जो है वो लिख के रखा है। तो केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ लॉ, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में पैरेलल रिएक्शन, सीक्वेंस रिएक्शन, देन रिवर्सिबल रिएक्शन, देन एंजाइम कैटलिस्ट, Arrhenius theory, collision theory and activation theory and statistical approximation. मतलब केमिकल काइनेटिक्स जो है वो इतना ज़्यादा ह्यूज टॉपिक है जो कि हमें पढ़ना है। इससे हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स के एमसीक्यू हमेशा आते ही आते हैं। कोई भी एक पेपर आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर का। आज मैं आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाने वाली हूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। सब लोग बुक और पेन लेके बैठ जाइए और जो जो मैं बताने वाली हूँ उसे नोट डाउन करते चलिए, साथ ही साथ अच्छी तरह से सुनते चलिए। तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स, नाम में ही मीनिंग है केमिकल काइनेटिक्स का। दिस इज अ केमिकल एंड दिस काइनेटिक्स। केमिकल मीन्स इट इज अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन। और काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन और मूवमेंट। मोशन बोल सकते हैं आप या फिर मूवमेंट बोल सकते हैं, कुछ भी। मतलब एक रेट होता है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन का रेट। सो बेसिकली किसी भी रिएक्शन की जो रेट है हम केमिकल काइनेटिक्स के द्वारा पता लगा सकते हैं कि इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात आई है, सो टाइटल लिख दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन concentration of reactant or product with respect to time. The change in concentration of the, जो concentration है reactant का और product का, उसमें जो change हो रहा है और उस change होने के लिए कितना समय लग रहा है उसे हम rate of reaction कहते हैं। The change in the concentration of the reactant or product with respect to time, मतलब एक रिएक्शन है तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट में चेंज जो हो रहा है, प्रोडक्ट में जो चेंज हो रहा है और इस चेंज होने के लिए जितना समय लग रहा है उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। कोई भी रिएक्शन स्लो हो सकती है या फिर फास्ट हो सकती है, डिपेंडेंट। जैसे कि डायमंड, हमें पता है डायमंड, हमें लगता है कि डायमंड जो है ऑब्वियसली बहुत कीमती है। हमें लगता है कि डायमंड जो है कभी चेंज नहीं होता क्योंकि इतना ज़्यादा कीमती है, इसलिए तो हम डायमंड खरीदते हैं। मतलब हम नहीं, लेकिन बड़े बड़े लोग जो है वो ऑब्वियसली डायमंड खरीदते हैं और प्राइस तो उसकी इतनी बड़ी होती है क्योंकि डायमंड इज अ हार्ड मेटल, राइट? स्टिल डायमंड कन्वर्ट्स इन ग्राफाइट। स्टिल डायमंड किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्राफाइट। एक वक्त के बाद डायमंड ग्राफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डायमंड को ग्राफाइट में कन्वर्ट होने के लिए कितना समय लगता है? बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है? इट्स अ वेरी स्लो रिएक्शन। दूसरी तरफ अगर मैं फ्रिज से बाहर बर्फ के क्यूब निकाल के रख दूँ, ओके, मैंने बर्फ के क्यूब निकाल के रख दी, तो क्या होगा? आप क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे? आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जो वो बर्फ के टुकड़े हैं वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये जो प्रोसेस है ये फास्ट है कि स्लो है? ऑब्वियसली ये जो प्रोसेस है वो फास्ट है। दिस इज अ फास्ट रिएक्शन। और दूसरी तरफ एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आप लोगों को। चलिए मान लीजिए मैंने बाजार से मैं एप्पल लेके आई हूँ और मैंने उसे फ्रीज़र में नहीं रखा है, उस एप्पल को मैंने बाहर रखा है और बहुत दिनों से वो बाहर ही है एप्पल। तो क्या वो एप्पल ऐसे का ऐसा हेल्दी रह पाएगा? नहीं, कुछ दिनों के बाद वो सड़ जाएगा। और ये जो प्रोसेस है ना, फ्रेश एप्पल से सड़ा हुआ एप्पल, ये जो प्रोसेस है ये फास्ट है कि स्लो है? ये स्लो रिएक्शन। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो सकती है, स्लो हो सकती है, ये डिपेंडेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं। So this is another reactions. A plus B is equal to B. Okay? So मैं इसे rate of reaction R is equal to dA dt minus is equal to dB dt minus sin is equal to plus sin dP dt इस तरह से लिखूंगी। तो आप लोगों को लगेगा कि चलिए मैंने ये लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लिखा है और यहाँ पे प्लस क्यों लिखा है? बेसिकली ये मैं आपको बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए।
इससे पहले जान लीजिए डी ए डी टी क्यों लिखा है। सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए मैंने पहले इस रिएक्टेंट का लिखा है, इसके बाद इस और इसके बाद इस तरह से 3। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। और रही बात माइनस और प्लस लेने की, तो ये मैं ज़रूर बताऊँगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन के 2 टाइप्स हैं, एक एवरेज टाइप है, दूसरा इंस्टेंटेनियस और इंस्टेंटेनियस। सो हम पहले एवरेज रेट के बारे में जान लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या है। सब इरेज करिए। आई होप कि आपने लिखा होगा एवरेज रेट क्या है। सो एवरेज रेट इज इक्वल टू चेंज इन concentration with respect to time. Okay, so average rate of reaction same, that is change in concentration of the product or reactant with respect to time. So मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ कि एवरेज रेट क्या होता है। सेकेंड है इंस्टेंटेनियस रेट। तो हम जानते हैं, आपको मैं बताती हूँ कि एवरेज रेट क्या होता है और ये इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। एक रास्ता है, एक रोड है, ओके, और एक आदमी साइकिल पे, मान लीजिए साइकिल पे वो राइड कर रहा है। ये इनिशियल पॉइंट है फर्स्ट, ये फाइनल पॉइंट है सेकेंड। तो साइकिल से उसने 50 किलोमीटर कवर कर दिया है, वो भी 2 घंटे में, 2 आवर। विदिन 2 आवर उसने 50 किलोमीटर कवर किया है साइकिल से राइड करके उस आदमी ने। तो अब मुझे जानना है कि एक्चुअल में स्पीड क्या थी। तो स्पीड इज इक्वल टू, हमें पता है डिस्टेंस, that is 50 divided by the 2 hour 50 किलोमीटर is equal to 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब उस आदमी को 1 घंटे में जाने के लिए 1 घंटे में उसने कितने किलोमीटर कवर किए? 25, और 2 घंटे में 50 और 1 घंटे में 25। तो एक तरह से ये तो एवरेज हो गया ना। एक एवरेज हमने स्पीड निकाला है कि उस आदमी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 1 घंटे में। 2 घंटे में उसने 50 किया, तो 1 घंटे में उसने 25 किया। तो इससे हम एवरेज रेट कहते हैं, इसे हम एक तरह से एवरेज रेट कहते हैं। दूसरी तरफ इंस्टेंटेनियस रेट। इस साइकिल राइड करते वक्त जरूरी नहीं है ना कि हमेशा कांस्टेंट स्पीड हो। अगर हम भी चलो साइकिल चला रहे हैं तो कभी हम फास्ट चलाएंगे, कभी स्लो चलाएंगे। ऐसा होता है ना, हर वक्त स्पीड चेंज हो रहा है। कांस्टेंट होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। उसे मोड़ते वक्त हम स्लो कर देंगे, कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है। तो इसी तरह से हर एक पॉइंट में कितना डिस्टेंस, कितना स्पीड है, इससे ये इंस्टेंटेनियस रेट इज एनी पॉइंट। तो एक इंस्टेंटेनियस रेट है जो हर एक में कितना स्पीड लगा किसी भी पॉइंट में पूछ लेगा। जबकि एवरेज जो होता है, एक एवरेज निकालते हैं, इसे हम एवरेज रेट कहते हैं। तो ये है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में डिफरेंस। तो मैंने पहले बताया था कि स्टार्टिंग में कि मैंने माइनस क्यों दिया था और प्लस क्यों दिया, तो उसे हम जान लेते हैं। सो एक रिएक्शन है ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सो मैं यहाँ पर लिखूंगी average rate of appearance और नीचे average rate of disappearance. So average rate of appearance, average rate of appearance and average rate of disappearance. Average rate of appearance में क्या है? Basically look at here. क्या लिखा है मैंने एवरेज रेट ऑफ डिफरेंस में? dt dt पी क्या है? प्रोडक्ट। और दूसरी तरफ एवरेज रेट ऑफ डिफरेंस माइनस डी ए डी टी। तो माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे, प्लस क्यों है ये जरूर बताऊंगी मैं। इसलिए ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते वक्त ऑब्वियसली रिएक्टेंट चेंज होता है प्रोडक्ट में। जब ये चेंज होता है तो ऑब्वियसली जो रिएक्टेंट क्या होता है? घट जाता है ना। रिएक्टेंट घट जाता है, मतलब कम हो जाता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है, राइट। तो कोई भी रिएक्शन होता है तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट क्या हो जाता है? कम होता है। तो कम होता है इसलिए हम नेगेटिव। डिसअपेरेंस मतलब कम होता है, मतलब एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट खत्म हो जाता है ना। तो इसलिए रेट ऑफ डिसअपेरेंस क्या हो जाता है? रिएक्टेंट में आ जाता है। तो डी ए डी टी और ये माइनस में आता है। माइनस में क्यों? क्योंकि कम होता है। दूसरी तरफ रेट ऑफ अपेरेंस, अपेरेंस क्या होता है? एक रिएक्शन में एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अपेरेंस होता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है और अपेरेंस का मतलब बढ़ना, आना।
पॉजिटिव में होता है, राइट। तो इसीलिए रेट ऑफ अपीयरेंस, एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस dp dt जो कि प्लस फॉर्म में है, और एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ द माइनस टी ए dt। सो इसीलिए कोई भी रिएक्शन अगर दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल 2ab इज इक्वल टू c, ओके 3c, तो यहाँ पर मैं इसे किस तरह से लिख सकती हूँ, r इज इक्वल टू डी ए डी टी, और ये स्टोइकोमेट्री को 1/2 इज इक्वल टू, और ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। देन अनदर दैट इज डी बी डी टी, इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ द माइनस, माइनस में दिया जाता है, और इज इक्वल टू प्रोडक्ट दैट इज डी सी एंड डी टी। एंड स्टोइकोमेट्री क्या है, यहाँ पर 3 है, मीन्स 1/3। यहाँ पर माइनस है क्या, नहीं प्लस होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जबकि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है। जो घट रहा है उसको नेगेटिव देते हैं और जो बढ़ रहा है उसको पॉजिटिव देते हैं। तो इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी हमें रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से हम लिखते हैं, स्टोइकोमेट्री को 1/2 1/3 इस तरह से लिखते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिखे ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आप लोगों को। सो बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन दिया है 2N2O3 कन्वर्टेड इनटू 4NO2 प्लस O2। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेट ऑफ कंजप्शन हमें गिवन डाटा, रेट ऑफ कंजप्शन N2O5 इज इक्वल टू 0.02 मोल पर सेकेंड, पर मोल लिख देती हूँ, मोल पर सेकेंड। तो हमें पूछा है कि RNO2 और O2 मतलब रेट ऑफ NO2 और रेट ऑफ O2 वैल्यू क्या है। बेसिकली इनके प्रोडक्ट के हमें रेट निकालने हैं इस प्रॉब्लम में। तो चलिए पहले तो हम लिखते हैं सब कुछ, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल N2O3 divided by dt, okay, this is the d, stoichiometry 1/2, it comes in minus. Then next that is 1/4 d NO2, okay, divided by the dt. The next that is dO2 divided by the dt. So हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, तो मैंने मान लीजिए मैं इसे x कंसिडर करूँगी, आई विल कंसिडर दिस y एंड फॉर दिस z। अब मुझे पता है यहाँ पर लिखा है N2O5 0.02, तो मैं x की वैल्यू पहले निकालूंगी। ध्यान दीजिए r इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई x। सो 1/2 x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर गिवन है 0.02, सो मल्टीप्लाई बाई 0.02 0.01 मोल पर सेकेंड। तो आंसर क्या है 0.01, x की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी 0.01, मतलब x की वैल्यू हमें पता थी 0.02, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा 0.01। और आपको तो पता है यहाँ पर इजिकल टू लिखा है, तो फिर मैं इसे इजिकल टू लिख दूँगी। इरेज करती हूँ, रुकिए, ऊपर का मैं क्वेश्चन इरेज करती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर से एक बार मैं लिखती हूँ, देखो 1/2 dN2O3 dt 1/4 dN2 dt is equal to dO2 then dt, ओके राइट। और हमने इसकी वैल्यू निकाल दी है, बेसिकली इसकी वैल्यू क्या है 0.01 और 0.01। सो फर्स्ट 1/4 dNO2 dt से हमने क्या कंसिडर किया था y, और इससे z, इसे हम y भी लिख सकते हैं, दैट इज 1/4 मल्टीप्लाई y इजिकल टू क्या है ये, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी 0.01, तो उसे लिख देंगे 0.01। तो y इज इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाई 4, वट इज द आंसर देन 0.04 मोल पर सेकेंड, ओके। दूसरी तरफ मुझे z की वैल्यू, अब मुझे पता है z इज इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू z, इस तरह से भी लिख सकती हूँ। और y की वैल्यू क्या आई थी 0.04, सो 0.04 या फिर ऐसा लिखते हैं z इज इक्वल टू y 0.04। z की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कुछ भी, कोई भी स्टोइकोमेट्री नहीं है, इसका मतलब डायरेक्टली इक्वल हो गया है, राइट, क्योंकि यहाँ पर स्टोइकोमेट्री नहीं है, 1/1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 0.04 क्या आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को टैकल किया, इस तरह से हमने इसकी DNO2 रेट ऑफ द DO2 इसकी वैल्यू निकाली, कितना है 0.0 मोल पर सेकेंड। ये तो इनिशियल पार्ट है रेट ऑफ रिएक्शन का, जो कि मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया है। बेसिकली इसके बाद रेट ऑफ कंस्टेंट, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, बहुत सारे टॉपिक जो बचते हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप उसे भी हम कवर करेंगे। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही टॉपिक। अगर आपको समझ आया तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऐसा